Hi, this is day number 5, 9 p.m. quiz, multiple choice questions and your doubts. So let us begin. Let us start with polity. फर्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसा क्वेश्चन है, इससे ऑलमोस्ट हर सेकेंड ईयर सवाल आ जाता है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, collective responsibility of the Council of Minister to the Parliament is the bedrock principle of parliamentary government. बट इस शब्द का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए है the Lok Sabha can remove the Council of Minister from office by passing a vote of no confidence। तो यहाँ पार्लियामेंट नहीं लिखा है, यहाँ केवल लोकसभा लिखा है। All important decisions of the COM have to be approved by the parliament। तो COM जो भी डिसीजन ले रही है उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करना पड़ेगा, और यहाँ ऑल भी लिखा है। सो ऐसे जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत नैरो हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, इनके करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाय द पार्लियामेंट। कॉम को पार्लियामेंट अपॉइंट करती है या फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं? सो नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। नन ऑफ द अबव भी नहीं है। यहाँ जो सिंपल आंसर है इसका वो है ए। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा में ही होती है, पार्लियामेंट में नहीं होती। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों है, बट जो कॉम है वो अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो लोकसभा पे डिपेंडेंट है, लोकसभा पे रेस्पॉन्सिबल है। लोकसभा कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे स्विम टुगेदर, दे सिंक टुगेदर। नेक्स्ट, which of the following directive principles of state policy were included by 42nd Amendment Act of 1976? अब ये जो एक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, हर सेकेंड थर्ड ईयर इससे सवाल आ जाता है। क्या अमेंडमेंट था? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। equal justice and free legal aid to the poor, to take steps to secure the participation of workers in the management of industry। जो workers हैं इनका participation industry management में होना चाहिए। प्रोटेक्ट करें monuments, places, objects of historic interest which are declared to be national importance। तो ये तीन चीज़ें हैं। क्या ये तीनों चीज़ें 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में आई थी? सो यहाँ क्या आंसर होगा? सी। अब जैसे ये थर्ड स्टेटमेंट है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, दिस इज समथिंग लाइक दैट, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हम देखते हैं। देन ये जो स्पेसिफिकली चीज़ है वो 42nd से था। सो यहाँ राइट आंसर है केवल 1 और 2। ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। सो द राइट आंसर इज 1 and 2, थर्ड इज रॉन्ग। सी, ये जो चार चीज़ें ना, ये आपको याद रहनी चाहिए, इससे फिर सवाल आएगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 4 नई डीपीएसपी लिस्ट में ऐड की गई थी। ये डीपीएसपी क्या थी? पहला था टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 में। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39A में। To take steps to secure the participation of worker in management of industry, article 43A में। To protect and improve the improvement and to safeguard forests and wildlife, article 48A में। ये जो है डीपीएसपी स्पेसिफिकली 1976 अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुई थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो द राइट आंसर हियर इज दिस एंड दिस इज नॉट देयर। ओके, ये जो 42nd अमेंडमेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आते हैं। नेक्स्ट, अब ये सवाल बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, केसवानंद भारती केस है, इससे सवाल भी हर सेकेंड ईयर आ जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जैसे जुडिशरी है, जुडिशरी का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्डियन है, कस्टोडियन है, वो है जुडिशरी। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो भी बहुत सारे जुडिशरी के डिसीजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व होके बना है बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या क्या आता है?
हार्मनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो यूनियन और स्टेट के बीच में हार्मनी होना चाहिए। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, अब एक एक इंडिविजुअल जो है उसके पास फ्रीडम है, उसके पास डिग्निटी है। ये जो डिग्निटी वर्ड होता है ये बड़ा पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सी, अगर यहाँ बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ये नहीं बोलेगा कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, हार्मनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, फिस्कल फेडरलिज्म होगा, बट दिस इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर एज सच। सो ये डाउटफुल लग रहा है। सेकंड को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल पैरामाउंट होता है, राइट टू लाइफ, ये तो होगा ही। तो 2 तो होना ही चाहिए था। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी बेडरॉक है डेमोक्रेसी का, तो 3 भी होना चाहिए था। और 2 और 3 देखिए केवल एक जगह पर है, 2 एंड 3। तो हमें चांस लेना है तो हम 2 और 3 पे लेंगे। सी, प्रीलिम्स के जो सवाल होते हैं ना, वो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा नहीं होंगे जिसमें आपको शॉर्ट आंसर मिल रहा है। ऐसे सवाल बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तब भी 30-35 से ज़्यादा नहीं होते जिसमें आपको शॉर्ट पता है कि यही इसका आंसर है। आपको रिस्क थोड़ा लेना पड़ता है, और रिस्क भी ना कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेट, लॉजिक लगा के देखो, एलिमिनेट करो, 50% पे आओ, देन आप थोड़ा रिस्क लो। ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं पता है और आपने मार्क कर दिया। नो, ब्लाइंड नहीं खेलना है, कैलकुलेटेड आपको एट टाइम्स थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो इस सवाल में जैसे हमने तिकड़म लगाया कि ये तो देखो होना ही चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो 2 एंड 3 तो होना चाहिए। अब 1 वीक हो गया तो हटा दिया, तो डी 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज द वे। बाकी ये जो बात होती है लॉजिक की, ये जितना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है उतना ही लॉजिक स्ट्रांग होता है। जितनी चीज़ें आपको पता है आप इंटरकनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। तो जैसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर होना चाहिए इंडियन पॉलिटी का। सेक्युलर है, हम सेक्युलर कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मॉन्टेस्क्यू। फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए। यूनिटी इंटीग्रिटी पैरामाउंट है हमारे लिए। वेलफेयर स्टेट है, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, हार्मनी एंड बैलेंस, इससे भी प्रीलिम्स में सवाल आया था, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में। कई बार दोनों में क्लैशेस होते हैं, तो दोनों में बैलेंस होना एक बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो ये चीज़ ना एज सच कहीं पे मेंशन नहीं है। ये जो डिफरेंट जुडिशियल डिसीजंस हुए हैं उससे ये सारी चीज़ें डिराइव होके आती है। ओके, तो इनको बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बताइए, हाई फर्टिलिटी रेट है और हाई डेथ रेट है। फर्टिलिटी रेट, डेथ रेट lead to an age sex pyramid of a nation which is of the shape of what? सी, ज्योग्राफी का मतलब केवल फिजिकल ज्योग्राफी नहीं होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी होता है। क्लास 12th का बुक पढ़ना ज़रूरी है ह्यूमन ज्योग्राफी का, प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, गो एंड वॉच। तो ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, पिछले कुछ टाइम से, पैंडमिक के टाइम से हम देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी से सवाल ज़्यादा आने के चांसेस हैं बजाय फिजिकल से। तो इससे ऐसे ह्यूमन ज्योग्राफी के सवाल इस बार भी आपको मिल सकते हैं काफ़ी सारे। तो अब बताओ ये किस टाइप का होगा, बिकॉज वर्ल्ड में अभी पॉपुलेशन रिलेटेड न्यूज़ चल रहा है, डेथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है कोविड के कारण। WHO का रिपोर्ट आया, पॉपुलेशन अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पीक होके बहुत तेज़ी से डिक्लाइन होने वाली है ह्यूमन पॉपुलेशन, लाइक दैट। तो ये कैसा पिरामिड बनेगा? ट्राइंगल विद अ ब्रॉड बेस, रेक्टेंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल, रोम्बस विद मोर हाइट देन विड्थ। तो बताइए कैसा बनेगा? एज सेक्स पिरामिड बताना है जहाँ फर्टिलिटी रेट बहुत है और डेथ रेट भी बहुत है। मतलब जन्म बहुत सारे लोगों का हो रहा है बट बाकी हायर एज में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिटीजन्स नहीं मिल रहे हैं। तो वो बनेगा कुछ इस टाइप का, ट्राइंगल विद ब्रॉड बेस। सो द राइट आंसर इज ए। ये इस टाइप का बनता है सी। जैसे देखो डेथ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है और दिस बर्थ रेट भी ज़्यादा है, तो इस तरीके से पिरामिड बनेगा। जापान का पिरामिड कैसा है? ये जापान का जो ये शेप है, दिस एज सेक्स शेप, ये कैसा है बताना। बिकॉज जापान की जो डेमोग्राफी है ना, ये बहुत, यहाँ सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम हो गई है और
लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है जापान में। सो दिस इज ए ट्राइंगल विद अ ब्रॉड बेस। अब ये बताइए, मूनसून बहुत फेवरेट है, मूनसून बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे एग्जाम पर, सारे एग्जाम्स के लिए। मूनसून में बताइए, द ब्रेक्स इन मूनसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मूनसून ट्रो। मूनसून ट्रो एक डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, तो बीच बीच में क्या होता है, मूनसून आ जाता है, फिर मूनसून गायब हो जाता है, वो 15 दिन तक बारिश नहीं होगी, फिर 15 दिन के बाद नेक्स्ट फेज मूनसून का चालू होगा, तो इसको ब्रेक्स कहते हैं मूनसून में। मूनसून आ गया है, 1 जून को केरल आ जाता है, फिर प्रोग्रेस होते होते वो स्टॉल हो जाती है, फिर थोड़ा ब्रेक लगता है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक्स। तो ब्रेक्स इन monsoon are related to the movement of the monsoon trough. The onset of monsoon is a more gradual process compared to the withdrawal or the retreat of the monsoon. तो monsoon का जो onset है वो slow है, but withdrawal है वो quick है. Is it true? आपको बताना है करेक्ट क्या है स्टेटमेंट। सी, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत करना मुश्किल है कि बीच बीच में लो प्रेशर एरिया कम हो गया, तो बिकॉज दैट इज़ वाई ब्रेक लग गए मूनसून में, बिकॉज विंड्स बेसिकली लो प्रेशर एरिया को ढूंढती है, जहाँ लो प्रेशर एरिया है वहाँ विंड ब्लो करेगी टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो अगर मूनसून ट्रो बन रहा है, ऐसा कुछ डिफिकल्टी आ रही है, नहीं बन रहा है, तो ब्रेक्स लग सकते हैं मूनसून में। एब्सोल्युटली ट्रू। जो मूनसून होता है ना वो सडन होता है, जो अराइवल सडन होता है अचानक से, जैसे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का इसमें रोल देखें, या फिर दिस वेट जेट स्ट्रीम जो नॉर्थ में यहाँ तक आ जाती है, फिर वो पुल आउट हो जाती है। तो ये जो चीज़ होता है ना ये सडन होता है। तो अराइवल सडन होता है और विड्रॉवल ग्रेजुअल होता है, ये याद रखना है। और सेकेंड स्टेटमेंट में जस्ट अपोजिट लिखा है, सो द राइट आंसर इज ए। ए इज द राइट आंसर। When the availability of water in different storages and reservoirs like aquifer, lakes, reservoir, etc. falls below what the precipitation can replenish, then it is called as what? देखो, जो रिजर्वॉयर्स है वहाँ पे पानी है और वहाँ का प्रेसिपिटेशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे से एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल उनका लेवल कम होने लग जाएगा। इसको किस टाइप का ड्रॉट बोलते हैं? ड्रॉट मतलब होता है पानी की कमी। पानी की कमी जो होती है वो विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर हो सकता है, हाइड्रोलॉजिकल हो सकता है, इकोलॉजिकल और मेटेरोलॉजिकल भी हो सकता है। सो अगर रिजर्वॉयर स्पेशली हम बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा आसान सा है, वो होगा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ओके, सो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर होगा बी, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। अब ये सेवेंथ क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन में गांधी जी, जो कल का सुबह 7 AM का न्यूज़पेपर होगा 1 आवर का ब्रीफ, उसमें हम बहुत अच्छे से गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वॉट वॉज द रीज़न फॉर महात्मा गांधी जी टू ऑर्गेनाइज खेड़ा सत्याग्रह? 3 सत्याग्रह हुए हैं, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, इनिशियल फेज गांधी जी के। तो खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? The administration did not suspend the land revenue collection in spite of drought. तो ड्रॉट हो गया, तो ड्रॉट हो गया मतलब सूखा हो गया, फसल नहीं है, तो जो लैंड रेवेन्यू है उसको भी ड्रॉप करना चाहिए, बिकॉज फसल ही नहीं हुई तो पैसे कैसे देंगे टैक्स। बट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो किया नहीं, तो लोगों ने फिर यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह किया, गांधी जी ने यहाँ पे उनको सपोर्ट किया। इज इट ट्रू? एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात। तो गुजरात में जैसे पहले हमने पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट जो लेके आए थे ब्रिटिशर्स, सिमिलर टाइप ऑफ परमानेंट सेटलमेंट अब गांधी जी के टाइम पे, गुजरात के टाइम पे यहाँ अनाउंसमेंट की बात की। आप बताओ, वैसे परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? जो वो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी वाला था। सो यहाँ क्या परमानेंट सेटलमेंट जैसा कोई मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे थे? सी, पहला स्टेटमेंट तो देर इज़ नो डाउट ट्रू है, क्योंकि उन्होंने टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू सस्पेंड नहीं किया और डिमांड हो रही थी ड्रॉट हो गया है तो अब हम पैसे नहीं दे पाएंगे, माफ़ी दो। ये चीज़ एब्सोल्युटली ट्रू है, बट ऐसा कुछ प्रपोजल नहीं था कि परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे करना है। ये बस बोगस है, गुमराह करने के लिए इस टाइप के स्टेटमेंट्स एट टाइम्स दे दिए जाते हैं। द राइट आंसर इज जस्ट ए। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स कैन बी सेड टू हैव initiated the process of associating the workers with the wider nationalist struggle against Britishers? मैंने पूरे PYQ सॉल्व किए 2011 से 2020 तक, 21 तक के, 20-21 का वीडियो आई विल शेयर। जहाँ भी ये वर्ड एसोसिएटेड आया है ना यूपीएससी की वोकैबुलरी में, इसका बड़ा वाइडर कॉन्टेक्स्ट उन्होंने देखा है।
Which of the following movement can be said to have initiated the process of associating the workers with the wider nationalist struggle against British? अब यहाँ दो वर्ड है, एक तो wider nationalist है और associating जो है कि मतलब उनको जोड़ा गया this way that way, small capacity large capacity, पर जोड़ा गया. स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंटी साइमन अजिटेशन. तो देखो, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री तो हमें पढ़ना है, सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो 1905 से लेके 1947 तक का टाइम है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इससे सवाल आएंगे. और ये जो शुरुआत हो जाती है कब हो जाती है, जब बंगाल पार्टीशन होता है. तो इस टाइम पे वर्कर्स जो थे ना, उनको भी ब्रिटिशर्स के साथ जोड़ने की बात किया, क्योंकि स्वदेशी में क्या हुआ, हम इंडिपेंडेंट खुद का बनाएंगे, सेल्फ रिलायंस करेंगे, ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है. तो वर्कर्स, इंडस्ट्रीज, ये सबको भी इंसेंटिव मिला, हर कोई को कुछ यहाँ पे मिला कि फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े तो हमें क्या बेनिफिट नज़र आएगा. सो द पॉइंट इज, यहाँ वर्कर्स को स्वदेशी मूवमेंट में एसोसिएशन लगा कि हमें भी इंडियन स्ट्रगल में कंटिन्यू करना चाहिए. सो द राइट आंसर इज ए. होम रूल मूवमेंट, एनसीएम और एंटी साइमन स्पेसिफिकली एसोसिएटेड में नहीं बोलेंगे, स्टार्टिंग तो हुई थी क्योंकि यहाँ एक और वर्ड लिखा था इनिशिएटेड. सो दिस आंसर इज ए. ओके, तो ये आपने डाउट पूछा था, सो द आंसर इज ए. एक्चुअल इशू ऑफ द मिसयूज ऑफ दस्तक बाय द कंपनी वॉज दैट. तो कंपनी में क्या हुआ था, दस्तक मतलब एक परमिट होता है, परमिट को दस्तक बोलते हैं. तो परमिशन दिया गया था कि आप इतना ट्रेड कर पाओगे, ड्यूटी फ्री रहेगा वो. तो ब्रिटिशर्स ने को और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको दस्तक मिला कि वो इतना ड्यूटी, इतना ट्रेड कर लेंगे और उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अब वो क्या करते थे, बहुत सारा टैक्स करते, ट्रेड करते थे और सब टैक्स फ्री हो जाता था. तो दिस वॉज अ काइंड ऑफ मिस यूज. The company was granted permits Dastak for the duty-free import-export trade, but the company was misusing it for internal trade also. Second, the Dastaks were granted to the company, but they were being misused by the company's servant. तो आप देखना बहुत सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स है, इवन दिस क्लाइव, सब पे करप्शन के चार्जेस लगेंगे एंड दे विल गेट इनटू डिफिकल्टी. The company and its servants were selling the dastaks even to private merchants. Private merchants को भी वो सेल करना चालू कर दिए थे. The true answer here is only B. एक्चुअली दस्तक से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, बट ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जो उसके एम्प्लॉयज़ थे, सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो पर्सनल ट्रेड ज़्यादा कर रहे थे, पर्सनल वेल्थ क्रिएट करने लग गए थे और करप्शन ह्यूज होने लग गया था. तो बी इसका सही जवाब होना चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ऑल ऑफ द अबव होता है, एट टाइम्स स्पेसिफिक आंसर भी हमें देखना पड़ता है. सो द राइट आंसर इज बी. ओके, देन 10th, global capital flows to developing countries increased significantly during the 90s. 90s का टाइम आते ही 1991 आता है, एलपीजी रिफॉर्म्स आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ग्लोबल कैपिटल फ्लोज टू डेवलपिंग कंट्रीज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 90s in view of the East Asian financial crisis. लेटिन अमेरिकन एक्सपीरियंस, किस टाइप का इनफ्लो सबसे अच्छा होता है होस्ट कंट्री में. इंडिया में कमर्शियल लोन्स ज़्यादा आए तो क्या ये अच्छा है? देखो, अच्छा तो ये सारा है, पैसा जहाँ से आ रहा है इट इज़ गुड, कंट्री में आ रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन होगा. कमर्शियल लोन्स है मतलब कंपनीज कमर्शियल लोन्स लिए हैं. एफडीआई है मतलब इंडिया में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमारे स्टॉक्स में आ रहा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स हो रही. दीज ऑल आर गुड. बट यहाँ क्या लिखा है, सबसे बेहतर क्या होगा, विच टाइप ऑफ इन्फ्लो इज गुड फॉर द होस्ट कंट्री. अगर सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मांगते हैं ना, वैसे तो हमको एफपीआई भी चलेगा, बट इन्वेस्टमेंट जैसा भी है इन्वेस्टमेंट लेके आओ. बट जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है वो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बिकॉज एफडीआई में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है और अलाइड बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. प्लस ये हॉट मनी नहीं होता, ईजिली नहीं कंट्री के बाहर जा सकता है. जैसे रशिया का एग्जाम्पल दो, उसमें इतनी सारी एफडीआई थी. अब वो एफडीआई कंपनी, जो बड़े जो कंपनीज हैं यूएस या यूरोप की, वो जस्ट लाइक दैट एफडीआई को पुल आउट नहीं कर पाएंगे. तो दैट इज़ वाई कंट्रीज, जो होस्ट कंट्री है वो एफडीआई को ज़्यादा प्रेफर करता है. बाकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या स्टॉक्स में जो पैसा लगा है वो तो कंपनी तुरंत डंप करके एग्जिट हो जाती है, वो हॉट मनी होता है. एफडीआई में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. सो ऑलवेज एफडीआई अगर चॉइस है तो एफडीआई बेटर होता है. पोवर्टी, ये भी सवाल आपने डाउट में पूछा. पोवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज लार्जली ड्यू टू.
अब जब चार ऑप्शंस रहते हैं ना, तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। लैक ऑफ कल्चरल एक्टिविटी, तो अगर कल्चरल एक्टिविटी नहीं है तो उसको हम पॉवर्टी बोलेंगे। इकोनॉमिक्स के टर्म पे वैसे तो इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी भी होता है, कल्चरल पॉवर्टी भी होता है, बट हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें हम इनकम इकोनॉमी पे फोकस्ड रहते हैं। पॉवर्टी यूजुअली इनकम इकोनॉमी ही माना जाता है। कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं है, हो सकता है वो कल्चरली पुअर है, बट फिर भी पॉवर्टी अगर ऑप्शन इनकम दिया है तो इनकम इज़ बेटर। वॉलेंटरी आइडलनेस है, काम ही नहीं कर रहे हैं, इनकम इनइक्वालिटी है, लैक ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल। अब ये इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी है, लोगों में दिस ज्ञान नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, बट यहाँ जो करेक्ट होगा वो होगा इनकम इनइक्वालिटी। एक्चुअली क्या होता है, जैसे जितने पुअर कंट्रीज भी आप देखो, अफ्रीका के पुअर कंट्रीज देखो एट्सेट्रा, द प्रॉब्लम इज इवन इंडिया में भी है। ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट भी बोलती है सम आर वेरी रिच एंड मोस्ट ऑफ द अदर्स आर वेरी पुअर। इनकम इनइक्वालिटी है यहाँ पे। तो इनकम इनइक्वालिटी पॉवर्टी का सबसे बड़ा दिस रीज़न होता है। इन्फ्लेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, और इन्फ्लेशन से भी सवाल आने चाहिए। व्हाट विल बी द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स? इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, फिस्कल डेफिसिट कम करो। अब यहाँ देखो क्या शब्द लिखा है, प्राइमरी। प्राइमरी तो हमेशा प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, बिकॉज ये डिफाइनर्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं क्वेश्चन में एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है। कर्बिंग द फिस्कल डेफिसिट, decreasing the excessive gold consumption, reducing NPA of the banks, reducing inflation। तो ये भी आपने डाउट पूछा था। देखो, इन्फ्लेशन रिड्यूस करना प्राइमरी बेनिफिट है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स का, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन है, फिस्कल डेफिसिट है, डिक्रीजिंग द एक्सेसिव गोल्ड कंजम्पशन है, रिड्यूसिंग एनपीए ऑफ द बैंक। ये जो एनपीए ऑफ द बैंक है ये तो आउटराइट बोगस है, ये तो होगा नहीं। फिस्कल डेफिसिट हमें कम करना है, बट उसके और भी तरीके होते हैं। हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे, और या फिर हम खर्चे कम करेंगे, है ना, खर्चे कम करेंगे, हम अपना इनकम जनरेट करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करती है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब खर्चे ज़्यादा हो गए, आमदनी कम, तो इसको दूर होता है। दिस इज़ नॉट एज सच इन्फ्लेशन से रिलेटेड डायरेक्ट नहीं है, तो ये भी गया, ये भी गया। रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का मतलब रिड्यूस इन्फ्लेशन नहीं होता, इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन का जो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स है उससे सेफ गार्ड करना है हमें। इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसमें एक्चुअली क्या होता है, बॉन्ड का जैसे यील्ड है 6% पे डिसाइडेड है, बट अगर वो इन्फ्लेशन इंडेक्स है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो बॉन्ड का परसेंटेज जो ये है ये भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा, तो इससे आप इन्फ्लेशन प्रूफ हो जाते हो। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम करना नहीं है, इन्फ्लेशन से आपको बचाना है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। अब जो बी है वो यहाँ पे अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम गोल्ड कंजम्पशन ज़्यादा करने लग जाते हैं, एक्सेसिव गोल्ड कंजम्पशन करते हैं, बिकॉज गोल्ड का भी प्राइस इन्फ्लेशन है, बढ़ता है, येलो मेटल ज़्यादा होता है। तो हम इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स इसलिए लाए थे ताकि गोल्ड कंजम्पशन, जैसे इंडिया गोल्ड इंपोर्ट कराता है, फिजिकल बहुत डिफ़िकल्टी होती है हमें, इसका सब्स्टिट्यूशन भी कर दे। तो इसका राइट आंसर इस चार ऑप्शंस में से जो बी है वो बेस्ट सूटेड है यहाँ पे। ओके, सो द राइट आंसर इज बी, डिक्रीजिंग द एक्सेसिव गोल्ड कंजम्पशन। गोल्ड ज़्यादा नहीं करे, इसके बजाय आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स की तरफ जाए, दिस इज द आइडिया, सो द आंसर इज बी। ओके, 13th, which of the following has the power to cancel the certificate of registration issued to mobile app based lending operators for their illegal lending activity? ऐसे आजकल बहुत ऐप्स आ गए हैं, सब इलीगल लैंडिंग एक्टिविटी हो रहा है, रजिस्टर्ड भी नहीं होते, पॉन्जी स्कीम्स भी होती है, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। ऐप बेस्ड लैंडिंग ऑपरेटर्स का ये कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? अब फाइनेंस रिलेटेड है, लैंडिंग लिखा हुआ है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है बिकॉज दीज आर एप्लीकेशन, आईटी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है बिकॉज यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, होम मिनिस्ट्री का काम होता है इन सब चीज़ों को रोकना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये मैंडेट है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? कैंसल करना है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऐप बेस्ड लैंडिंग ऑपरेटर। अब देखो, ऐप बेस्ड लैंडिंग ऑपरेटर है, दिमाग लगाओ, ये कुछ ना कुछ मतलब काइंड ऑफ बैंक की तरह काम कर रहे हैं। बैंक ही तो हमें लोन देता है, लोन देता है, तो ये भी एक काइंड ऑफ बैंक है, और बैंक का बैंक कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो द राइट आंसर इज डी। तो इस तरीके से हमें सोचना आना चाहिए, बहुत सारे सवाल पता है ऐसे करेक्ट हो जाते हैं। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लो, आपको ये हो सकता है कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बट अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो ये आंसर आपका सॉल्व हो गया। इसलिए मैं ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ, इस आखिरी 30 दिनों में लोड मत लो,
जितना रिलैक्स हो सकते हो, काम कंपोज हो सकते हो, उतना ही आपका पेपर अच्छा जाएगा। आपको समझ में आने लग जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप बहुत ज़्यादा अगर लोड लोगे, आपका थिंकिंग कॉग्निटिव एबिलिटी कम होगा। और दिस एग्जाम इज़ नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, दिस एग्जाम इज़ नॉट अबाउट कितने मॉड्यूल्स पढ़ लिए, कितने घंटे पढ़ लिए, नो, दिस इज़ अबाउट योर कॉग्निटिव स्किल्स। सो इस तरीके से सोचना आना चाहिए, उनका एग्जाम निकलता है। सो डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जैसे ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीजेज आर मेनली, शब्द क्या लिखा है, मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू एयर के थ्रू होती है, कम्युनिकेबल है। मीजल्स, पोलियो, कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस। मीजल्स, पोलियो, कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। पोलियो क्या हवा के थ्रू फैलता है, एयर के थ्रू फैलता है? पोलियो, पोलियो एक्चुअली जो फीकल है वो वेस्ट के कांटेक्ट में आ जाता है, देन पोलियो का स्प्रेड होता है। तो ये हवा के थ्रू तो नहीं बोल सकते। देन इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट है दिस कॉलेरा। कॉलेरा क्या हवा के थ्रू होता है? कॉलेरा हवा के थ्रू होता है। हम अक्सर बोलते हैं कि गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर स्ट्रीट फूड भी आप खा रहे हो तो वो हाइजीनिक होना चाहिए, बिकॉज डिसीजेज होती है। तो जो पोलियो है और कॉलेरा है ये एयर के थ्रू नहीं है, जबकि मीजल्स और ट्यूबरक्यूलोसिस एयर के थ्रू हो सकता है। टीबी वैसे भी आप दिमाग लगाओ, टीबी की समस्या क्या होती है? टीबी नाम सुनते ही हमें कुछ खांसी या ऐसा कुछ समझ में आता है। टीबी, खांसी मतलब होता है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी मतलब होता है एयर, तो फोर्थ तो होगा ही होगा। पहला ऑप्शन गया बट एक ही ऑप्शन गया, तो फोर्थ फोर्थ फोर्थ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वन तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो वन और फोर हो गया। अब हमें बीच के दो डिसाइड करने थे। पोलियो हमें पता है नहीं है, तो पोलियो सेकंड गया, तो बचा सी। सो सी इज द राइट आंसर। दिस शुड बी अवर अप्रोच। साइमल्टेनियसली सोचो, प्रश्न भी पढ़ो, कीवर्ड्स भी देखो, ऑप्शंस भी देखो, और इनको इंटरप्ले करो इन चीज़ों का। ओके, ये जो एक्सरसाइज है ना, इसका यही पर्पज़ है कि आपको मैं रियल टाइम के लिए सिमुलेट करूँ कैसे वहाँ पे एग्जाम में करना है। वहाँ आइडियल सिचुएशन नहीं होने वाली है, आइडियल सिचुएशन वहाँ पे जैसे अभी हो रहा है वैसे ही कुछ परफॉर्मेंस हो रखा। तो दैट इज़ वाई प्रेजेंस ऑफ माइंड करो, सिली मिस्टेक नहीं करो। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज। ओके, अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसका ज्योग्राफी पता होना चाहिए। किन किन कंट्री से अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है? कजाक, ईरान, चाइना, उज्बेकिस्तान। बताइए किन सब कंट्रीज़ के साथ जो अफगानिस्तान है वो बॉर्डर शेयर करता है? तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। कजाकिस्तान बहुत ऊपर है, वो नहीं शेयर कर रहा है बाउंड्री अफगानिस्तान से, जबकि ईरान तो कर ही रहा है, चाइना है एंड उज्बेकिस्तान भी है। लुक एट दिस मैप, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के इस साइड ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम बताइए। ये जो लाइन है रेड से दिख रही है, इसका नाम क्या है? दिस लाइन, ये लाइन जो है वो हो रही है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो दिस इज़ द लाइन, ये पाकिस्तान हो गया। यहाँ पे ईरान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, फिर उज्बेकिस्तान है, फिर ताजिकिस्तान है। बट कज़ाक ऊपर है और यहाँ कज़ाक नहीं आएगा। फिर ये जो एक पार्ट है ऐसे, यहाँ पे चाइना भी है और ये हमारा इंडिया भी है। तो चाइना और इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पे 106 किलोमीटर इंडिया के साथ भी है। ओके, सो दिस इज़ अफगानिस्तान। सो दीज आर द MCQs। इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर इसको रिवाइज करना। ये जो PDF है मैं कल मॉर्निंग में आपसे शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।